आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता अपनी आवाज को बेबाकी के साथ बुलंद करती है, बिना डर के बिना खौफ के बुलंद करती है। और आज का मुद्दा बहुत ही खास, क्योंकि मुद्दा सीधा राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ, क्योंकि दिल्ली के मुखिया तो सलाखों के पीछे हैं। और सवाल आज का सबसे बड़ा यही है, लगातार बना हुआ है कि क्या दिल्ली की सरकार वाकई सलाखों के पीछे से चलती रहेगी और कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? क्या इसके अलावा कोई और सही ऑप्शन नहीं है? इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी, इस तरफ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस तरफ मौजूद रहेगा। लेकिन सबसे पहले अपडेट्स के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले, तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? मैं कट्टर बेईमान नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, आज वो सड़कों पर नहीं सलाखों के पीछे नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है ना, कि बेचारे हैं हम, तो बेचारा पॉलिटिक्स है जी, ये चलने वाला नहीं। उनके चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे कि उनके कामों को ठप किया जा सके। इसको लेकर के आज विधायकों में आक्रोश था। आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, मगर उनकी सोच जो आज पूरे देश में फैल गई है, उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। सर्वेश पाठक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, योगेश सोनी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जैद खान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, परविंदर सेठी जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, दिनेश सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ नेहा रस्तोगी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता की आवाज में। और शुरुआत में सेठी जी के साथ करूंगी। सेठी जी, सबसे बड़ा सवाल जो जस का तस बरकरार है वो यही कि आखिर क्या यही इकलौता ऑप्शन है कि दिल्ली की सरकार को सलाखों के पीछे से चलाया जाए? नहीं, देखिए, पूरे जितना भी राजनीतिक लोग हैं, उनको ये चिंता है कि सरकार जेल के अंदर से चलेगी या बाहर से चलेगी। अरे आपको किस बात की चिंता है? आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया। अरे अगर पूछताछ करनी है आप पूछताछ करिए। पूछताछ करने के बाद आपने पहले सत्येंद्र जैन को, फिर संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया और उनको परमानेंट अंदर कर दिया। अब जो अरविंद केजरीवाल है, उनकी रिहाई का कोई आगे मुझे वो नहीं नजर आता कि जब तक चुनाव है तब तक तो उनकी रिहाई मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि जेल से मैं सरकार चलाऊंगा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है, हमारा कानून इस बात की इजाज़त देता है, तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है योगेश जी इजाजत तो देता है, लेकिन ये तरीका कितना सही है? क्योंकि अंदर ना कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है, ना कैबिनेट मिनिस्टर्स पहुंच सकते हैं, और अंदर जो व्यक्ति ऑलरेडी है वो बाहर वाले जो मंत्री हैं उनको बता रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, उनका सम्मानीय पद जारी रहेगा, लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि दिल्ली में पानी की समस्या है, दिल्ली में बिजली की समस्या है, आतिशी को, इसको उसको, तो वो कितना सही मैसेज जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको जानकारी दूं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, भारतीय इतिहास में कोई सिटिंग सीएम ऐसे जेल गया। और एक 1951 के अंतर्गत एक कानून बना था जिसके अंदर आरोप सिद्ध होने के बाद उसको इस्तीफा देना पड़ता है। यदि कुछ दिनों के भीतर अगर उन पे आरोप सिद्ध भी नहीं होता और वो 14 दिन से अधिक जेल काट लेते तो निश्चित तौर पे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। पहली बात ये। दूसरी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जेल से सरकार संचालित करना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि जेल के अंदर कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं जब आप किसी पद पर होते हैं, जैसे कि अभी भी आप मौजूदा स्थिति में सिटिंग सीएम है, ऐसी स्थिति में
कोर्ट आपको आदेश नहीं देता किसी भी डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए। और हमारी दिल्ली की राजनीति को या कहीं भी पूरे देश में या पूरी दुनिया में किसी भी राजनीति को संचालित करने के लिए हमें तमाम ऐसे दस्तावेजों को रोज साइन करने होते हैं, रोज हस्ताक्षर करना होता है, रोज पढ़ना होता है, समझना होता है, पूरी टीम होती है, पूरा वर्क होता है, जो संभव नहीं है। तो आज नहीं तो कल परिस्थितियों के चलते अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा तो देना पड़ेगा। ये एक तकनीकी पॉइंट है। बात आ जाती है भावनात्मक पहलू से, चले कि वो अंदर इन सब चीजों की परवाह कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो दिल्ली के चुने हुए मुखिया हैं और इस चीज की वो परवाह कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे वो बहुत लंबे समय तक संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि संचालन प्रक्रिया के हमें अहम और तकनीकी उन बिंदुओं को भी समझना पड़ेगा जिससे सरकार चल पाए। अब हम बात करते हैं राजनीति से हटके कि भाई वो इस तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं या उनकी घरवाली का एक भावनात्मक वो आ जाता है कि अगली सीएम वो होंगी, तो एक रणनीति चल रही है, वो हमें समझना पड़ेगा, उसके लिए समय लगेगा। ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के अंतर्गत वो ऐसी ही परिस्थिति पैदा हो जाएगी 14 दिनों के भीतर या 14 दिन पार होते ही कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार ऐसे संचालित नहीं होती। सरकार ऐसे संचालित नहीं हो सकती है। सर्वेश पाठक जी, सुनीता केजरीवाल का एक और वीडियो संदेश जारी हो चुका है जिसमें वो अरविंद केजरीवाल जी को पाक साफ बता रही हैं। इससे पहले भी एक वीडियो संदेश आया था। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? दिल्ली क्या इसी तरीके से बेसहारा रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो जेल के अंदर पहुंच चुके हैं और वहीं से शासन चलने वाला? साजिया जी देखिए, भाभी जी ने, सुनीता जी ने उस वीडियो को जारी करके माननीय केजरीवाल जी के जो भी वो दावे कर रहे थे कि दिल्ली में मैंने ये मॉडल कह दिया और उस मॉडल को लेके पूरे भारतवर्ष में वो बेच रहे थे, उसकी पोल खोल दी। केजरीवाल जी को जेल गए हुए अभी 8 दिन भी नहीं हुए हैं और वहां से उन्होंने नोटिस जारी कर दी कि दिल्ली में पानी की समस्या हो गई है, दिल्ली में सीवर की समस्या हो गई है, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई की कमी हो गई है। तो क्या ये जो 9 साल पूरे दिल्ली में शासन कर रहे थे, 8 दिन में ये सारी समस्या उत्पन्न हो गई? तो आप अंदाजा लगाइए कि जो मिनिस्टर है, क्या वो मिनिस्टर इतना कारगर नहीं है कि अगर ये समस्याएं उत्पन्न हुई है तो सौरभ भारद्वाज वो दवाई की भी समस्या को ठीक करे या आतिशी जी वो पानी की समस्या को ठीक करे? तो आखिर 9 सालों से जो ये दिल्ली मॉडल बेच रहे थे, ये मॉडल इतना खोखला था क्या? इन्होंने खुद ही उजागर कर दिया। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं। और रही बात कि ये जारी किया गया, ये तमाम जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट हो या लॉ के जानकार हो यही कहते हैं, और ईडी ने कहा है कि कोई भी यहाँ से उन्हें जो फाइल साइन करने ही नहीं दिया जा सकता। तो फिर आखिर, और आपने वो पन्ना देखा होगा जो आतिशी जी बार बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रही थी, येलो कलर का है। जो राजकाज होता है उसमें येलो कलर का एक अलग A4 साइज भी नहीं होता है, और उस ना कहीं कोई साइन है ना कहीं कोई मुहर है, केवल लिखा हुआ है और उसको दिखा रही है कि दिल्ली से आया है। भैया वो केजरीवाल जाने से पहले ऐसे 50 पन्ने लिख के गया होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए बीजेपी वाले इतने हल्ला मचा रहे हैं कि यहां भी मूर्ख बनाया जा रहा है कि दिल्ली से वो नोटिस दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए ना कि क्या 8 दिनों में दिल्ली में जो ये गर्मी शुरू हुई है, पानी की समस्या स्टार्ट हो जाएगी, दिल्ली में वो सीवर की समस्या स्टार्ट हो जाएगी, इनका जो टॉप मॉडल स्वास्थ्य जो हेल्थ जो सेक्टर का टॉप मॉडल मोहल्ला क्लिनिक है वहां दवा की समस्या स्टार्ट हो जाएगी। तो ये किस टाइप का केजरीवाल मॉडल था? बिल्कुल, और इसके बारे में पहले से ही चिंतन क्यों नहीं किया गया? जैद खान हमारे साथ में है। जैद खान, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी में कोई दूसरा ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा है कि अब ये नौबत आ गई है कि सलाखों के पीछे से अरविंद केजरीवाल जी सरकार चलाए, शासन व्यवस्था को कायम करे? कोई ऑप्शन नहीं है। देश के इतिहास में पहली बार है कोई सिटिंग मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं सलाखों के पीछे। देखिए, देश के इतिहास में पहली बार ये भी है कि देश के कई मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल दे, सिर्फ झारखंड में हो, दिल्ली हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया गया कि आप अपना शासन छोड़ के मेरे साथ आ जाओ, नहीं आओगे तो आपको भी जेल में भेज दिया जाएगा, चाहे वो महाराष्ट्र कहीं का प्रकरण देख जाए। तो देश में इन 9 सालों में बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई जो पहली बार हुई हैं। हो सकता है 1 दिन 2 दिन के अंदर दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाए, जो दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है अभी। ठीक है, नेहा रस्तोगी जी, क्या इस बात पे वाकई दम है कि उम्मीद रखनी चाहिए? अभी फैसला आने में थोड़ा सा वक्त बाकी है और इसीलिए उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जी देखिए, पहले तो केजरीवाल की सरकार करप्ट थी, अब बेशरम भी हो चुकी है। जिस तरीके से दांव वो खेल रहे हैं रोज दिन। और हाँ, आज का फैसला के बाद अगर उन्हें बेल मिल जाता है, जो पिछले 1 साल से मनीष सिसोदिया जी, सतिंदर जैन जी जो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं,
नहीं जेल में है तो उनको क्या रिलीफ क्यों नहीं मिला? अगर ऐसा उन्होंने किया, इससे साफ दिखता है वो रिजिग्नेशन इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि उनका जो सारे जितने भी पहले के संग साथी थे उनके, कि सारे को कहना था वो एक डिक्टेटरशिप के दिमाग से चल आते हैं और पार्टी भी उसी के रूल में चलाना चाहते, तो वो नहीं तो अपनी बीवी को एज एन प्रोजेक्टर की तरह वो पेश कर रहे हैं कि आगे अगर उनको देना पड़े कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली या किसी के अकॉर्डिंगली उनको देना पड़े रेजिग्नेशन, अपनी बीवी को वो खड़ा करे। तो जिसकी उम्मीद कम है कि आज उसको कोर्ट से उनको कोई रिलीफ मिलेगी। और बहुत ही शर्मनाक चीज है, आइडियोलॉजी भी आप देखिए कि उनको तुरंत इमीडिएटली मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। ठीक है। दिनेश सिंह जी, बार बार सुनीता केजरीवाल के जरिए ही वीडियो संदेश को जारी करना, क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? देखिए चाचा जी, एक तरह से मैं इसको अगर शॉर्ट में बोले तो ये है कि सिर्फ ब्रांडिंग करने की बातचीत हो रही है कि हो सकता है कि कल को चेंज करना पड़े। ये प्रयास पहले भी किया गया था, लेकिन जो उसका क्या मतलब होगा कि बाकी केजरीवाल जी को पूरी पार्टी में किसी पर विश्वास नहीं था, सिर्फ अपनी धर्मपत्नी के अलावा? लगता तो ये, क्योंकि इससे पहले एक बार प्रयास किया गया था, लेकिन उस वक्त जो एमएलए थे सब रिवोल्ट कर गए थे। सबने एक तरह से एक सुर में बोला था कि हमें जो है इनकी बीवी मतलब कोई परिवारवाद या इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, तो इस वजह से उस टाइम खारिज कर दिया था। इसलिए मतलब बीच में इनको पीछे हटना पड़ा। बाद में उसके बाद में शायद ऐसा लगा कि एक बार शायद ये भी बात उठी बीच में कि पंजाब में शायद इनकी पत्नी जो है उनको मतलब एक वहाँ पे सीएम बना दें। और अभी एक तरह से कि 9 ईडी के सम्मन, 9 सम्मन 18 बहाने, कभी एक मतलब जैसे कि मेडिटेशन जाने का बहाना करते हैं, कभी चुनाव प्रचार का बहाना करते हैं। मध्य प्रदेश में राजस्थान चुनाव प्रचार करने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर उनको जो नोटा है उससे भी कम वोट मिले। तो अभी देखिए जो करना पड़ेगा, जो किया है तो वो तो देखिए भुगतना पड़ेगा चाचा जी। दूसरा देखिए सर ये है कि जैसे एक तरह से बार बार पब्लिक में ला करके एक तरह से है कि जैसे ब्रांडिंग करने का काम हो रहा है कि कल को पब्लिक जो है एक्सेप्ट करने से मना ना करे, तो सिर्फ एक तरह से चेहरा सामने ला करके प्रचार करने का काम है। दूसरा जैसे कि ये अंदर जेल में बैठ के ये जैसे कि अपना ऑर्डर जारी कर रहे हैं, तो किस आधार से कर रहे हैं समझ से बाहर है। क्योंकि पहली बात तो वहाँ पर इस तरह का जैसे कि मतलब एक जेल मैनुअल होता है जिसमें कि सब ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, सब एक जेल मैनुअल उसके आधार पे काम करते हैं। तो किस प्रकार से किसकी परमिशन से इन्होंने लेकर के ऑर्डर साइन किया। और दूसरा देखिए कि अगर इनके उसमें कोई पार्टी में कोई मतलब कंपिटेंट कोई अगर है ही नहीं ऑफिसर कह लें, या जैसे कि इनके जो मतलब एक जो मंत्री हैं, तो किस प्रकार से मतलब इससे पहले जो है अपना सरकार को चला रहे थे, तो खुद अपने आप एक प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, खुद गड़बड़ खुद कर रहे हैं और पीएम मोदी और भाजपा पे जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें ठीक ठाक अपने पर नहीं है सर। ठीक है। हाँ जी, मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूंगी। आज उनकी धर्मपत्नी का एक स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी मान रहे कि घोटाला हुआ है, तो ये उनका खुद का एक्सेप्टेंस है कि उनकी पार्टी के द्वारा, उनके सरकार के द्वारा ऑलरेडी उन्होंने घोटाला किया है। उनका कुछ ऐसा क्लेम करना कि वो कल खुलासा करेंगे किसने ये पैसा घोटाला का किसके पास गया है। तो प्राइमा फेसा उनका एक्सेप्टेंस हो चुका है केजरीवाल जी का कि उनके पार्टी की तरफ से, उनके सरकार की तरफ से घोटाला हुआ है। ठीक है, बड़ी बात। अब जनता की बात कर लेते हैं, क्योंकि जनता की बात सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जनता क्या सोच रही है इस मुद्दे को लेकर के, जनता के जहन में लगातार क्या चल रहा है, और जो बताने की कोशिश हो रही है उसको जनता कितना स्वीकार कर पा रही है, ये भी जान लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, सेठी जी कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम केजरीवाल जो गिरफ्तार किया, क्या आचार संहिता के बाद आदमी को अपराध करने की छूट मिल जाती है? पहले तो इनकी बात का ये जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। अब मैं ये बता रहा हूँ उनकी प्लानिंग क्या है। सुनीता जी को आज चीफ मिनिस्टर बना दें, उनके साथ 20 एमएलए में नहीं, मैं आपके चंद्र से गारंटी के साथ कह रहा हूँ 20 एमएलए में नहीं रहेंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। क्योंकि आप इन्होंने क्या कहा था, पारिवारिक पार्टियां, क्रैप्ट पार्टियां, उनके खिलाफ तो उन्होंने पार्टी बनाई थी। सुनीता जी को आज चीफ मिनिस्टर बना दें, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी पारिवारिक पार्टी है। और आज एक भी भरोसेमंद आदमी जो उनके फाउंडर मेंबर थे, यदि आज उनमें से 2 भी आदमी के साथ होते, आज ये नौबत नहीं आती ना। क्यों कि किसी को भरोसा ही नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, केजरीवाल जी हैं बनिया, और हमारे मारवाड़ी में एक कहावत कहते हैं, बनियम पुत्रम कभी न मित्रम, मित्रम तो दगम दगा। बनिया का पुत्र कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। यदि वो मित्रता दिखा रहा है तो आप मान लो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। तो ये पक्के बनिए हैं, इसलिए केजरीवाल जी पे किसी को भी भरोसा है नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि हाई कोर्ट में ऐसा प्रावधान है नहीं पीएमएलए एक्ट के अंदर अभी इतनी जल्दी जमानत मिले, और यदि मिलती है तो मैं तो ये इस देश के संविधान पे भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह होगा मेरा। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह दी है। इधर से जनता यहाँ पर इंतजार कर रही है। इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं आप, केजरीवाल जी को लेकर के क्या सोच रहे हैं आप? ये जो पूरा मैटर चल रहा है, क्या राय है इस पर? मैडम, सबसे पहले तो देखिए जो घोटाला हुआ है तो हुआ है, और जितनी भी ये जो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव जो सोर्सेज होती हैं, ये कोई पॉलिटिकलाइज काम नहीं करती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो केजरीवाल जी मतलब मैसेज दे के पब्लिक को, दिल्ली वाली पब्लिक को उन्होंने इतना इनोसेंस और इतना स्टूपिड समझा है कि जो उनके जो मिनिस्टर्स हैं
देखिए, मिनिस्टर्स को ये मालूम नहीं है कि क्या शॉर्टेज है पानी की और क्या शॉर्टेज नहीं है। बार बार सुनीता केजरीवाल जी को आगे ही किया जा रहा है। कोई कह रहा है ब्रांडिंग हो रही है, किसी का कोई और जवाब है, लेकिन जनता के बीच से एक आवाज उठी है कि अगर वाकई वोटिंग हो जाए ना तो 20 वोट भी नहीं मिलेंगे। किसको 20 वोट नहीं मिलेंगे? सुनीता केजरीवाल जी को। ऐसा है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पर्दे के सामने जो पटकथा समझ में आती है उससे कहीं बिल्कुल विपरीत होती है पर्दे के पीछे की पटकथा लिखी जानी। जब पहली बार नोटिस आया था ईडी का, तभी ये सारी चीजों को तय कर दिया गया था कि आगे कमान किसको संभाली जाएगी। अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पे इतने वैसे आदमी नहीं है जो आसानी से किसी को अपनी कमान दे देंगे। जब ये सारा काम हो गया, जब 9वें नोटिस के बाद गिरफ्तारी हो गई, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने यही बात की थी कि आखिर सीएम की कमान किससे संभाल। अगर सीएम की कमान संभालनी होती, आतिशियत तमाम उनकी जो चोटी के नेता थे उनको दे सकते थे, लेकिन जब तक कोई भावनात्मक खेल नहीं खेला जा रहा था। आज वो अंदर हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज तक सुनीता केजरीवाल का सोशल मीडिया पर इस तरीके का बयान ना आना और इस तरीके से आ जाना ये कहता है कि जैसे लालू यादव कभी और राबड़ी देवी का कभी दृश्य दर्शाया गया था बिहार के अंदर, ऐसे ही दिल्ली में दर्शाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने भावनात्मक पहलू करते हुए कमान उनको संभालने की बात करी है, जबकि उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन केजरीवाल को लगता क्या है कि वो हर बार भावनात्मक पहलू में डुबो के, हर बार उनको उस रंग में रंग के वो अपना काम निकाल लेंगे, लेकिन उतनी राह आसान नहीं है, क्योंकि राजनीति का फॉर्मेट आपने देखा होगा, कभी पार्ट टाइम राजनीति होती थी और आज की डेट में कोई भी छोटे से छोटा नेता या बड़े से बड़ा नेता अपनी पूरी सक्रियता दिखाता है, अपनी पूरी जान झोंक देता, तब जाके उसकी राजनीति चलती है। तो ऐसे ही यदि वो ऐसा काम कर लेते हैं, अगर वो सुनीता केजरीवाल को सीएम का पद दे देते हैं किसी भावनात्मक पहलू के खेल पे वोटिंग करके, या वो किस तरीके की वोटिंग कहां करेंगे ये बहुत बात की बात है, तो उनकी सरकार से उनसे उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि काम जब तक नहीं होगा, और दिल्ली की राजनीति कहीं भी आसान नहीं है, देश की राजधानी है, हमेशा निगाह में और सुर्खियों में बनी रहती है। और अरविंद केजरीवाल का मामला ऐसा है कि उनको ये लग रहा है कि ऐसे सोच के कि मैं अपनी पत्नी को ये ऐसी कमान संभाल दूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल भी ये संभव है कि वो बहुत दिन तक सरकार को चला पाएगी। ठीक है, एक और बड़ा बयान आ गया है सेठी जी, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आखिर अगर ऐसा है कि सुनीता केजरीवाल जी को ही कमान मिलने वाली है, तो बाकी लोगों के ऊपर जो कतार में लगे, वो चाहे आतिशी हो या फिर राघव चड्ढा हो या फिर सौरभ हो, तो उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं? नहीं, ऐसा किसने बयान दिया? अरविंद केजरीवाल जी ने बयान दिया है कि वो अपनी पत्नी को सीएम बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की फैलाई हुई अफवाहें हैं कि ये अपनी पत्नी को बना रहे हैं। अभी तो वो कह रहे हैं कि मैं सरकार चलाऊंगा, अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कानूनी तौर पे या इस तरह का कोई बनता है, तो वो तो छोटी छोटी बात पर जनता की सलाह लेते हैं, अपने कैबिनेट की सलाह लेते हैं। जब कोई नया सीएम चुना जाएगा तो उसके अंदर जितने भी विधायक हैं उनकी सलाह से, उनकी वोटिंग से ये तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और जहां तक मैं समझता हूँ इसकी सबसे बड़ी कतार के अंदर, सबसे पहली कतार के अंदर जो है वो आतिशी का नाम आता है, क्योंकि राघव चड्ढा तो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और सौरभ भारद्वाज का नंबर 2 आता है। ये जो परिस्थिति आएगी, देखिए दो तरह की परिस्थितियां होती हैं अगर वो सरकार जेल से चला सकें। अगर एलजी परमिशन देता है, जिसकी कोई संभावना नहीं है कि उनके घर को ही एक प्रिजन मान लिया जाए और वहां से वो उनको वहीं पे कैद कर लिया जाए, वहां से वो अपनी सरकार चला सकते हैं ताकि वो कैबिनेट की मीटिंग और सारा कुछ कर सके। ऐसी कोई संभावना है नहीं, क्योंकि एलजी तो जो है वो सेंट्रल सरकार की कठपुतली है। दूसरी ये होती है कि वो ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी भी संभावनाएं कम नजर आती हैं। अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो वो इस बात का चयन करेंगे कि उनके बाद कौन होगा। अभी तो उनको जो ईडी ने उनकी कस्टडी ली है वो पूछताछ के लिए ली है, वो सिर्फ पूछताछ के लिए है, उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। ये सब वकील बन रहे हैं, जज बन रहे हैं जी अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और सिर्फ कस्टडी पूछताछ के लिए ली गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सर्वेश पाठक जी, ये भी एक पहलू है कि अरविंद केजरीवाल जी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप चाहे कितने भी आरोप लगा दें, मैं इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं इसके विरोध में हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो मेरी गिरफ्तारी हुई है या फिर जो पूछताछ हो रही है वो सरासर गलत है। उनका स्टैंड ये है। तो फिर ये मतलब लोग भारतवर्ष की राजनीति में नीतीश कुमार जी को पलटू बाबू कहते हैं। केजरीवाल से सबसे बड़ा पलटू तो कोई नहीं है। याद करिए 2013-2012
चाहे रामलीला का मैदान हो या दिल्ली का कोई भी कॉर्नर, जहां से ये खड़े होते थे कि ये ईडी सीबीआई 2 दिन सोनिया गांधी को रिमांड पे लेके पूछे और फिर देखो कैसे नहीं पता चलता है। और मेरे किसी भी नेता के ऊपर अगर कोई आरोप लगे, इवन मनीष सिसोदिया का नाम लेके बोलते थे, अगर मनीष मुझ पे कोई आरोप लगे तो मुझे भी बचाने की कोशिश मत करना, मुझ पे जो कोर्ट तय करेगा वही होगा। अब खुद ही उस आरोप को किस तरीके से बेबुनियाद बता रहे, अपने ही दिए हुए स्टेटमेंट को किस तरह केजरीवाल झूठा साबित कर रहे हैं। यह देश की जनता और सबसे ज्यादा दिल्ली की जनता जो ठगी गई वो देख रही है। अब अंदाजा लगाइए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल के बारे में बात की कि नहीं? ईडी को उन्होंने निर्देश दिया कि नहीं? जब मनीष सिसोदिया के बेल प्ली की बात हो रही थी तो कि ये मनी ट्रेल मुझे भी लग रहा है, आप इसका प्रूफ करो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसी पीएमएलए जो एक्ट है उसी के तहत मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये सब भी तो गिरफ्तार है। अगर रिलीफ मिलनी चाहिए तो इन सभी नेताओं के साथ साथ जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो नैयर हो चाहे वो बाकी का लोग हो, सबको रिलीफ मिले, के कविता को भी मिले। आप अंदाजा लगाइए कि आप फिर उनके मंत्रालय क्यों डिवाइड हुए? जी हाँ, आप अंदाजा लगाइए साजिया जी कि ये भ्रष्टाचार के आरोप में गए हैं। ये कोई यहाँ पे रामलीला मैदान में आंदोलन करके जेल नहीं गए हैं कि धारा 144 को तोड़ दिया गया और पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। भ्रष्टाचार के आरोप में वही जेल गया, चाहे सिटिंग सीएम हो या हेमंत सोरेन इस्तीफा देके गया है। आप बताइए, कांग्रेस राज में लालू यादव पे पशुपालन घोटाले की बात चली, वो भी तो सिटिंग सीएम था, उसने अपनी वाइफ को बना दिया, फिर उसके बाद जेल गया कि नहीं गया? तो ये तर्क देना कि बीजेपी ने सिटिंग सीएम को जेल भेज दिया, अरे किस मुंह से आप बात कर रहे हो? वो भ्रष्टाचार के आरोप में गया है। और जब मनी ट्रेल की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, आम आदमी पार्टी को एक अभियुक्त बनाने की बात कर दी, तो फिर और बचता क्या है? ठीक है जैद खान, सर्वेश पाठक जी ने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि जब वाकई अरविंद केजरीवाल एक जमाने में ये बात किया करते थे, कहा करते थे, दावा करते थे कि अगर कभी मेरे ऊपर भी आरोप लगे तो मुझे जेल भेजिएगा, मेरे मंत्रियों पर लगे, मेरे से जुड़े हुए नेताओं पर लगे, हमारी पार्टी पर लगे, तो फिर आज किस बात का एतराज है? देखिए, ऐतराज की बात यह है कि ईडी के बारे में तो सबको पता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जिस तरह से भी इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट निकल गई, एसबीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने निकलवाया, जिसके ऊपर ईडी ने छापे मारी, 1 महीना 2 महीना 6 महीने के अंदर जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 100 करोड़ 50 करोड़ दिया, सब जेल से बाहर होगा। और इसी केस में जिसने गवाही दी है, केजरीवाल का नाम लिया है, रेड्डी, शरद रेड्डी जिसका नाम है, जिसने पहले बार 5 करोड़ उसने बॉन्ड दिया, फिर उसके बाद 55 करोड़ का बॉन्ड दिया, आज वो जेल के बाहर है। और पहले दूसरे 3 बयान में उसने कहीं पे भी केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया था। जब उसको सरकारी गवाह बनाने की बात की गई, उससे पैसा लिया गया, उसके बाद उसको केजरीवाल का नाम दिया गया। तो इसलिए सबको पता है ईडी कितना फेयर काम करे इस देश में, किसी से छुपाने, एक आम जनता जान रही है, पब्लिक जान रही है, हर कोई जान रही है। लेकिन ये पहली दफा तो नहीं है कि ईडी के ऊपर इस तरह के इल्जामात लग रहे हों कि फेयर तरीके से, सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से ईडी काम नहीं कर रही है। इससे पहले भी दूसरी सरकारों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऊपर इल्जाम लगते थे। बिल्कुल, मैं इसमें इसी केस में मैं बात करूंगा, दूसरे केस में नहीं जाऊंगा। 250 जगह ईडी ने अब तक छापेमारी की है, 250 रुपए भी कहीं से बरामद नहीं कर पाई। आखिर इतना पैसा गया कहाँ, किसके पास गया? पैसा है कहाँ पे? बोलना चाहूंगा भाई, जब पैसे उसने अपने पास रखे ही नहीं तो बरामद क्या होगी? भैया, मनी ट्रेल किया गया, अरविंद केजरीवाल के पास ना आके पार्टी के किसी दूसरे लोग को दिया गया। भाई, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नहीं? मैं ये कह, पैसा है कहाँ? पैसा हवा में घूम रहा है, पैसा हवा में है, पैसा हवा में, पैसा है कहाँ? पैसा है कहाँ ये बताओ? 100 करोड़ रुपया इलेक्शन बॉन्ड के थ्रू मिला है। कांग्रेस पार्टी को 1400 करोड़, टीएमसी को 1600 करोड़ इसी इलेक्शन बॉन्ड के तहत मिला है। फिर टीएमसी की बात भाजपा पे कहता हूँ तो टीएमसी और उस पे क्यों आता हूँ? भाजपा को क्यों मिला? और ईडी जिनके ऊपर जांच हुई उन्होंने क्यों दिया? जो है तो वो भी भ्रष्टाचारी है केजरीवाल। कांग्रेस पार्टी को भी भ्रष्टाचारी की तरफ पैसे मिले हैं। ठीक है, जनता को बता दो पैसा कहाँ गया। ठीक है, लौट रही हूँ। जी, मैं एक बात इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ। ये जो अरेस्ट का मुद्दा, भाई साहब बात सुनिए, ये बात को एड्रेस करना चाहती हूँ। जो अरेस्ट का मोड़ आया वो तब आया जब केजरीवाल साहब ने 9 समन को ठुकराया है।
बहाने दे देकर, वो भी कोई जेन्युइन बहाना नहीं था, बहाने देकर 9 सम्मन टकराया है। और पीएमएल एक्ट के अंदर उनके पास पूरा वो है कि अगर वो सम्मन में नहीं आते तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। ये सारा नाटक नौटंकी केजरीवाल जी का खुद का रचा हुआ है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। और रहा समय की बात ही, जो बार बार आप लोग घुमा के कह रहे हो वोट सिंपैथी लेने के लिए वो कर रहे, तो वो अरेस्ट पहले भी हो सकते थे। 2023 से सम्मन आना शुरू हुआ है, जो जानबूझकर वो ठुकरा रहे थे। अब उनकी धर्म पत्नी जो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तब वो महिला कहाँ थी जब वो करप्शन कर रहे थे? तब आकर क्यों नहीं उन्होंने अपने पति को रोका करप्शन करने से? ठीक है, आप जो दोनों चीजों को और मैं अभी पहली चीज आपको ये बोल रहा हूँ, आप इतनी दावे से कैसे कह सकती हैं जब तक अभी तक प्रूफ नहीं हुआ ये चीज की ये हुआ है कि नहीं हुआ। और दूसरी चीज, ये तरीका नहीं है। नहीं बोला उनकी बीवी को किसने ऑफिशियली कुछ कहीं से स्टेटमेंट आया है? कहीं से ऑफिशियल स्टेटमेंट कहाँ से आया है? उन्होंने हमेशा कहा कि मेरे हस्बैंड, उन्होंने अपने पति के लिए, आपके पति के साथ कुछ होगा तो आप भी खड़ी होगी, परिवार के साथ उन्होंने खड़ी हुई है। उन्होंने कई ऑफिशियल, पहले मेरी बात सुन लो, मैंने जितना कह रहा हूँ कि क्या कोई इंसिडेंट है या फिर एक सच है कि जितने लोग के ऊपर ईडी छापा मारती 6 महीना 3 महीने वो भाजपा ही को चंदा क्यों देते हैं और उसके बाद वो छिड़ जाते हैं? प्रूफ है, प्रूफ उस पे बोलिए, ठीक है, बोलिए। ठीक है दिनेश जी, क्यों दिया आपको पैसा जिसके ऊपर छापा पड़ता है? दिनेश जी आपका क्या कहना? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सिर्फ ये कि पहले केजरीवाल जी लाइमलाइट में होते थे आम आदमी पार्टी की तरफ, अब आम आदमी पार्टी का चेहरा उनकी पत्नी बन चुकी है। दूसरा देखिए, जहाँ पर जैसे कि अगर बातचीत होती है कि किस तरीके से क्या लाभ हुआ, तो शुरुआत में एक्साइज पॉलिसी की शुरुआत में 144 करोड़ रुपए का सीधा जो है ये लिकर कार्टेल जो फायदा पहुंचाया गया। दूसरा, जैसे लिकर की जो सरकारी दुकानें थी उनको, वाइन शॉप्स को सबको बंद करके और डी कंट्रोल करके प्राइवेट जो प्लेस है उनके हाथ में दे दी गई। तो क्या अपने आप में सबूत कम है? उसके अलावा देखिए कि आम आदमी कोई अगर होता है, मतलब कॉमन मैन कोई अगर होता है, उसको पुलिस के अगर 2 सम्मन पहुंचते हैं, तीसरे में उनको पकड़ के और हिरासत में घसीट के लगे जाते हैं। इनको 9 सम्मन मिले, लेकिन 18 बहाने 36 बहाने सिर्फ बहाने ही बहाने। तो इसमें क्या कम है क्या पकड़ने के लिए? उसमें उस तरीके से बार बार कुछ ना कुछ बहाने करके और दूसरे एक्सचेकर को इतना नुकसान कर के कभी तक सर नाम उनका क्यों जोड़ा, किसी और का नाम क्यों नहीं जोड़ा? और अपनी पार्टी में क्या इनको कोई नेता नजर नहीं है? कैसे अब इस एक्साइज ड्यूटी आपने वापस ली तभी तो आप शक के घेरे में आए। उससे देखिए सीधा बिल्कुल एक्सचेकर को सीधा इन्होंने 500 करोड़ से ऊपर का और इनडायरेक्टली 2800 करोड़ से ऊपर का नुकसान सीधे पहुंचाया गया है। और ये रिकॉर्ड्स में सब चीजें हैं। जो इनकी पॉलिसी अगर सही होती तो इसको वापस लेते ही नहीं, और इसी को लेकर के मुद्दा बनाया गया। मुद्दा बना तो मुद्दा बढ़ता चला गया। देखिए, पहली बात तो क्या था कि जैसे जो फाइल एलजी से साइन होकर आई थी, तो उसको ऐसे कैसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? उसको सिसोदिया जो थे उन्होंने उसमें चेंजेस क्यों किए? वो अपने आप में इलीगल है। जब इनको लगा कि जेल जो है उसके अंदर जाना पड़ेगा, तो उस टाइम उन्होंने करके उसमें चेंजेस कर दिए, जिसमें कि अधिकारी थे वो भी नाराज हो गए। उसके बाद उठा के चीफ सेक्रेटरी उस वक्त जो थे नरेश कुमार, उन्होंने एलजी को पेश की। एलजी को पेश करने जब इनको लगा कि अब भाई मामला गंभीर हो चुका है, तो वापस ले ली। अगर ठीक थी तो उसको वापस क्यों लिया? और वापस लिया तो वापस लेकर के उसके बाद में उसी के आधार पर रहते हैं, उसका तो मानना पड़ेगा। अगर गलती अगर की तो भुगतना पड़ेगा। उसमें क्या मोदी करेगा और क्या भाजपा करेगी इसमें से? तो अपने तरीके से इनको ये देखना पड़ेगा, अगर गलती की है तो भुगतना खुद पड़ेगा। ठीक है, इनकी और इतनी पत्नी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे। ठीक है, अब दिल्ली की जनता से बात कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन माताओं, उन बहनों को, उन दिल्ली के एक नागरिक को और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं, जो पूर्व अध्यक्ष आदर्श गुप्ता जी के नेतृत्व में नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं होना है। एडवर्टीजमेंट नहीं, मुद्दे की बात कर सकते हैं तो कीजिए। जो बात कर रहे हैं, जन जागरण में जनता ने बनाया था और शराब का घोटाला जनता ने उजागर किया। आज घड़ियालू आंसू भरे कि आज जो बात कर रहे हैं, सुनीता केजरीवाल जी संदेश पढ़ रही है, तो सत्येंद्र जैन जी कहाँ गए, की पत्नी कहाँ गई? और जो बात करते हैं संजय सिंह की पत्नी कहाँ गई? और जो बात कर रहे हैं दिल्ली की जनता में गुमराह करने की बात करते थे, जनता साथ नहीं है। आज एक जनता मुझे आप बता दिए कि उनके आक्रोश में काम बाहर बैठे, सिर्फ उनके नेता और उनके कार्यकर्ता हाय हाय केजरीवाल कर रहे हैं, जो मोदी को गाली बक रहे हैं। तो ईडी के जो बात सबूत थे और जो कानून के दायरे में काम किया, तो कानून के दायरे में रहकर संविधान का पालन हो रहा है। तो आज जनता परेशानी, हताश नहीं है, जो उनकी आवाज है और जनता जनार्दन है, और जनता ने इसको मुहिम को आगे बढ़ाया। ठीक है, पॉइंट समझ गए आप। मैडम देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन देश की विडंबना भी यह है कि ज़्यादा ही डेमोक्रेसी है। केजरीवाल जी इस देश के सीएम से पहले सिटीजन हैं और कानून सबके लिए बराबर है। अब मेरे सज्जन ने, मैं नाम नहीं जानता इनका, इन्होंने बोला कि 8 सम्मन पहुंचे और 10 सम्मन पहुंचे। आप जरा बैक रिव्यू में जाइए, केजरीवाल जी को कब से नोटिस गए हुए हैं ईडी की तरफ से, लेकिन उन्होंने लाइटली लिया और पर्पसली लिया उन्होंने लाइटली, वो इसलिए कि इलेक्शन डिक्लेयर होते ही वो पब्लिक की, दिल्ली की सिंपैथी लेना चाहते थे।
मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, दिल्ली का नागरिक भी हूँ पैरेलली। मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई चीज फ्री चाहिए, नहीं चाहिए। मैं टैक्स पे हूँ और टैक्स पे करता हूँ। आप देखिए कि उन्होंने अपने मिनिस्टर्स के थ्रू, जो कि एक जल मिनिस्टर हैं और एक हेल्थ मिनिस्टर हैं, इमोशनली उन्होंने उस चीज को हाईलाइट किया, जो कि उन्होंने कुछ काम किया उसमें, मैं डिनाई नहीं कर सकता उस चीज को। उस चीज को अब ये पब्लिकली ये लेना चाहते हैं कि पब्लिक उनके पीछे आए। पब्लिक पीछे कभी नहीं खड़ी होगी गलत काम के लिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, अब केजरीवाल ही इसमें अपने जल मकड़ में फंसते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी के ऊपर ये नहीं आदेश वो दे सकते कि जो नोटिस आए उन्होंने उनको क्यों नहीं अटेंड किया। वो वेट कर रहे थे कि इलेक्शन हो और पब्लिक उनके साथ में आए। आज आप दिल्ली में देखें, कोई भी नॉर्मल सिटीजन उनके पीछे नहीं खड़ा है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली के ही नागरिक बता रहे हैं कि दिल्ली में आखिर चल क्या रहा है पॉलिटिकली। बोल। नमस्कार जी, पहले और होली की शुभकामनाएं आप सबको। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो केजरीवाल के आपने रंग देखे, सारी दुनिया ने रंग देखे, दिल्ली वालों ने तो खासकर रंग देखे केजरीवाल के। कितनी पहले ही जो भविष्यवाणी कर देता था गिरफ्तार होने से पहले कि आज हमारा ये नेता जेल में जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री, आज हमारा ये जो डिप्टी स्पीकर है वो जेल में जाएंगे, उसके बाद उनके सोमनाथ जी। कहने का मतलब ये है कि अपनी भी बारी का इन्होंने अनाउंसमेंट पहले कर चुके हैं। अगर आपने इनकी बाइट निकाल के देखेंगे आप, अफसोस की बात है जब इनकी बारी आई और ये भागते फिरे चुनाव के पीछे, चुनाव के बैक में। मैं जानता हूँ उन्होंने गठबंधन बनाया था जो टूट के बिखर गया है। ये गठबंधन नहीं चल रहा आपस में, आज भी इनकी आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं सीट के लिए। पर केजरीवाल जी, आपके बहुत तगड़े सबूत हैं आईडी पे, सीबीआई पे, पर मैं कहना चाहता हूँ आप इससे बचोगे नहीं, आपको पूरा इसका इल्ज़ाम भुगतना पड़ेगा। और दिल्ली की जनता को आप जो आप कर रहे हैं ना पानी की सेवा और इस चीज़ की सेवा हम दे रहे हैं बैठे बैठे, इतिहास के अंदर पहला कि इतना झूठा मुख्यमंत्री दिल्ली को कभी नहीं मिला और इतना झूठा ऐसे जेल से चलाने वाला। मानने तौर पे, इंसानी के तौर पे इस्तीफा देना चाहिए था, पर जनता की सहानुभूति मिल जाती, पर इस्तीफा नहीं दिया। कहता मैं लड़ाऊंगा क्योंकि उसको पता है कि मैं लंबे समय तक जेल में रहने वाला हूँ। ठीक है मैम, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये पब्लिक है, सब जानती है। केजरीवाल जी, आपने ऐसे काम करे हैं कि जनता आपको बिल्कुल माफ नहीं करेगी। आपने क्या नहीं किया, आपसे यमुना साफ नहीं हुई, आपने लोगों को धोखा दिया, शराब के ऊपर आपने एक के साथ एक ठेके खुलवाए। मोदी जी ने इसके विपरीत काम किया, कोरोना के अंदर वैक्सीन लगवाई मोदी जी ने। तो आपको ये जनता आपको बिल्कुल सबक सिखाएगी। आप नो सम्मान के बाद आप नहीं गए, नो सम्मान के बाद नहीं गए, आपने ईडी के सम्मान को आपने हल्के में लिया, इसका जवाब आपको भुगतना पड़ेगा। बस आज की ये तस्वीर है। हम महीनों डिबेट्स करते रहे और राजनेताओं से यही सवाल पूछते रहे कि 9 समन के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं होते, जिस पर राजनेता अपनी बयानबाजी करते रहे, अपने जवाब देते रहे। लेकिन दिल्ली की जनता को सुनिए, वो चीख चीख कर ये सवाल पूछ रही है कि जब पहले 9 समन भेजे गए थे तब तो आप पेश हुए नहीं, अब जब आपको सलाखों के पीछे रखा गया है अब आप रो रहे हैं वहां से, अब आप बता रहे हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद देश की जनता बोल रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, अब ये केजरीवाल के लिए जो उनके कार्यकर्ता है, इन सर ने सही कहा कि जनता उनके साथ नहीं खड़ी है, सिर्फ कांग्रेस वाले खड़े और उनके कुछ कार्यकर्ता। अब वो ताली थाली भी पीट रहे हैं, मोमबत्ती लेके भी घूम रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कल तक ये मोदी जी का मजाक उड़ा रहे थे जब कोरोना काल में मैनेजमेंट कर रहे थे, अब ये खुद बेशर्मी कर रहे हैं। मैडम एक बात बताइए, पंजाब में तो इनका कोई गठबंधन है ही नहीं इंडिया अलायंस का, लेकिन दिल्ली में क्यों है? दिल्ली में पहले अजय माकन जी ने कंप्लेन करी और अब ये इनको बचाने के लिए भागे जा रहे हैं। और एक बात मैडम, 150 अधिकारी, सरकारी अधिकारी ईडी के, वो किस किस फाइल को देख रहे हैं, उसकी जासूसी केजरीवाल ने कराई, उसके पेपर पकड़े गए, देशद्रोह का मुकदमा और दर्ज होएगा। मैं कहता हूँ एनआईए से भी जांच होनी चाहिए। मैडम, इस व्यक्ति ने एक आर्टिकल छपा हुआ है, उसमें इजराइल से सॉफ्टवेयर खरीदे हैं अपने लोगों की जांच करवाने के लिए और अदर पार्टीज के लोगों के मोबाइल ट्रैप करने के लिए, और खुद के मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे। अब ईडी वाले ने इनका मोबाइल जब्त कर लिया। ये व्यक्ति देश के लिए सबसे बड़ा घातक नेता है और इसको आजीवन जेल में रखना चाहिए। बहुत बड़े पॉइंट है ये। सीडीजी 150 पन्नों की फाइल जिसका जिक्र कई बार हुआ लेकिन सवाल बहुत कम हुए। अपने ही अधिकारियों की जांच करवाना, कुछ ऐसा सामने आया है। ये जितनी बातें हैं ये सारी जांच का विषय है। जिस प्रकार ये कह रहे हैं कि ईडी के 150 नहीं, ईडी के 500 अधिकारी जांच कर रहे हैं पिछले 2 साल से, लेकिन एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई। मैं कहता हूँ अगर शराब उठा लो, लेकिन अधिकारियों की जासूसी करवाने का भी आरोप लग रहा है।
ये तो गलत है ना। अभी अभी आरोप लग रहा है ना, मैंने कहा ये जांच का विषय है। जिस बात को आरोप तो आप 100 लगा सकते हो, मैं शराब घोटाले की बात करता हूँ। अगर शराब घोटाले के अंदर आप जांच कर रहे हैं तो आपको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, जो एलजी का चीफ सेक्रेटरी और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनकी क्यों नहीं पूछताछ हो रही? उनकी क्यों नहीं पूछताछ हो रही? जब ये आई थी पॉलिसी तो इसमें एलजी के भी साइन थे। उसके नहीं, एलजी के साइन के बाद ही इम्प्लीमेंट होती है, उसके बाद नहीं होती, उसके बिना नहीं होती, उसके बिना नहीं, उसके बाद। एक सेकंड, जनता से जवाब ले लेते हैं। जनता कुछ कहना चाह रही है। दिल्ली के एलजी सक्सेना साहब ने सीबीआई के जांच के आदेश दिए, तब तो केजरीवाल जी ने अपनी शराब नीति वापस ली। आप कैसे कह रहे हैं एलजी के साइन है वहाँ पे? सर ऐसे शराब नीति वापस क्यों नहीं चलने दी? एक के साथ एक दारू कैसे फ्री बटी? इतने सारे कैसे खुल के ठेके? आपको मालूम नहीं है? मैं सुन लीजिए, देखिए जो एक के बाद एक के साथ एक शराब है, वो जो व्यापारी हैं शराब के, उन्होंने स्कीम निकाली है। और इसका सुन लीजिए ना, अरे सुन लो ना, ये नेक्सस जो है हरियाणा के अंदर हजारों करोड़ की शराब स्मगल होके दिल्ली में आती थी। आपको मालूम नहीं है? वो उस नेक्सस को तोड़ने के लिए ये शराब पॉलिसी आई। जब वहां की शराब बंद हो गई, वहां के पॉलिटिशियन को पैसा मिलना बंद हो गया, तो वो भागे अमित शाह के पास। उन्होंने कहा ठीक है सेठी जी, ठीक है, आ रही हूँ। सर्वेश जी, मुझे आज भी याद है जब ये पता चला था कि राजधानी दिल्ली में एक पर एक शराब फ्री बिटेगी। इसके अलावा 3 बजे तक बार्स में अब शराब मिलेगी। मेट्रो स्टेशन के नीचे ठेके खोल दिए गए और न जाने इस प्रकार की कितनी खबरें आई, तो हम भी ट्वीट कर रहे थे, जिस पर आम आदमी पार्टी के एमएलए न जाने कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे हमारे लिए, महिला पत्रकारों के लिए। तो आज जब सवाल उठते हैं तो उससे गुरेज क्यों हो जाता है? देखिए, इनकी कलई खुल रही है। दूसरी बात, आप अंदाजा लगाइए, हर राज्य में आबकारी नीति से वहां की सरकार की कमाई होती है, लेकिन किसी भी राज्य में इस तरीके की पॉलिसी नहीं बनाई गई कि सरकार का जो कंपनियों का जो वो कमीशन था 2% से बढ़ा के 12% कर दो, 6% हमें दो, 6% कंपनियां रखे और 1:1 फ्री। आखिर किस भारतवर्ष के 28 राज्य हैं और 6-7 केंद्र शासित प्रदेश है? कहीं भी ऐसा नहीं है और ये पॉलिसी आई। आखिर दिल्ली में ही क्यों आई? और सबसे बड़ी बात है, अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी, जहां रेवेन्यू का अच्छा जनरेशन हो रहा था, सरकार की कमाई हो रही थी, तो जब ये चीज उजागर हुई तो वापस रोल बैक क्यों कर लिया गया? तो जब इनकी कलई खुलती है, आप अंदाजा लगाइए ना। मैंने पहले ही कहा ना कि 8 दिन में दिल्ली में पानी की किल्लत हो गई, सीवर जाम हो गया, अस्पतालों में दवाई कमी हो गई, तो 9 वर्ष से केजरीवाल कर क्या रहे थे दिल्ली में? दूसरी बात कि बार बार इस चीज को जोड़ा जा रहा है, पैसा नहीं बरामद हुआ। अरे भैया, जब आप मनी ट्रेल की बात सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है तो आप फिर कहां जा रहे हो? क्या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो? आप देखिए, ये 9वें समन के बाद जब हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट में इनके सबसे बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे हैं, जब हाई कोर्ट के जज ने पूछा कि आप समन पे जाते क्यों नहीं हो, तो अभिषेक मनु सिंघवी जी का क्या बयान है? जज साहब के को बोल रहे हैं कि आप ये सुनिश्चित कर दो कि इनको ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी। और वही जब हाई कोर्ट ने मना कर दिया, तब ईडी आके इनको गिरफ्तार की है समन लेके। और आज जो भी रिजर्व रखा है 4:30-5 बजे, हाई कोर्ट का ऑर्डर जो भी उन्होंने रखा है, आप अंदाजा लगाइए। आप जब यही चीजें दूसरे पार्टी के लोगों पे उठाया करते थे, जब बार बार कहा जा रहा है कि अभियुक्त नहीं है, भाई माननीय शीला जी भी घोटाला की थी कॉमनवेल्थ का, लेकिन उन पे आरोप साबित नहीं हुए थे। चाहे आज शरद पवार जी पे आपने आरोप लगाया था, उधर बाकी के नेताओं पे, डीएमके पे भी आरोप लगाया था, इसमें से कोई एक भी नेता तो अभियुक्त नहीं था। और इसी प्रकार से एक नहीं, बहुत सारे सवाल है। जैद खान, सवाल ये भी कि आज आप पूरी तरीके से विरोध में उतर आए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन उस समय जब आपने अपनी शराब नीति को वापस लिया था, तब आपने ये नहीं सोचा था कि क्या होगा भविष्य में इसका? मैम, जैसे भी भाई लोग कह रहे हैं कि एक पे एक फ्री क्यों दे रहे हैं, आपको ये पता चलेगा कि स्टॉक क्लियरेंस का वो सेल होता है। आप दिल्ली में है, कनॉट प्लेस पे बहुत सारे शोरूम होंगे जिसपे ठंडी का सामान एक पे एक फ्री मिल रहा होगा, क्योंकि सारे व्यापारियों को पता था कि ब्लैक में नहीं बिकने देगा, क्योंकि ब्लैक में बेचते थे लोग ब्लैक में बेचते, दारू रख के ब्लैक। क्या बात कर रहे हैं आप? दिल्ली में यही बिकती थी पहले, मैं भी यहीं रहा दिल्ली, मैं भी दिल्ली का नागरिक हूँ। ब्लैक में वही मिलता है जब जिस दिन जो लो एरिया हो, और ये जो पॉलिसी थी बाई 1 गेट 1 फ्री, दारू में कहीं नहीं मिलता है।
मैम स्टॉक क्लियर सेल थी, ये सबको पता है। एक पैक इसलिए फ्री बेची गई क्योंकि उनको पता था हम ब्लैक में नहीं बेच पाएंगे। ब्लैक में एक ईमानदार मुख्यमंत्री बैठा है, वो हमको ब्लैक में नहीं बेचेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपका बहुत ही वाहियात तर्क है, और रहा उन्होंने आप जो ऑफकोर्स ये वाहियात तर्क है आपका। एक बाय एक फ्री कपड़ों का मिलता है दारू, कितनी महिलाएं और लोगों का घर टूटा होगा। तो स्टॉक क्लियरेंस करने का और भी तरीका होता है। आप ब्लैक में कौड़ा बनाने वाली दारू बनाने वाली कंपनी केवल दिल्ली में तो नहीं बेच रही है ना, भारतवर्ष के दूसरे राज्यों में भी बेच रही है। वहाँ पे क्या उनके स्टॉक क्लियरेंस सेल नहीं लग सकता था? नहीं, मुझे बताओ ना, ये स्टॉक क्लियरेंस सेल दूसरे राज्यों में नहीं लग सकता था क्या? मैं बोलूं क्या ये दारू बनाने वाली कंपनी केवल? ठीक है, जवाब ले लो। कोटा होता है मैम, इनको पता नहीं शायद। मेरा अगर कैपेसिटी है, आप तर्क कर रहे हैं। मैं तर्क कर रहा हूँ। आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे बात करो ना। तर्क करने का आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हो ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। योगेश जी, नहीं, प्लीज प्लीज थोड़ा सा जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे इतनी बात करने को तैयार हो जाना मेरे साथ। वैक्सीन पे बात कर रहे हैं, हर किसी से आपने चंदा लिया है। जनता खड़े होकर बोल रही है चंदा लो, धंधा दो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता से आवाज आ रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये सबको पता है ये सारी चीजें। जल्दी से सुन लो, देखिए चंदा सबने लिया है, सबको खुशी खुशी देते हैं, बट ये जितना चंदा करे पैसा साबित क्यों? ये आप कैसी वाहियात बात करिए? सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्री का देखा है, तब आप कैसी बात करते हो भाई साहब? आपके तर्क से ही दिख रहा है कि आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जनता की बात कर लेते हैं। जनता क्या कहना चाह रही है? अजय जी शेट्टी जी रे भाई कह रहे हैं एक के साथ एक फ्री। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल में मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, एनसीआर के एक बंदे ने गवर्नमेंट पे केस डाल रखा है। इन्होंने शराब, बढ़िया शराब के नाम से चिपर शराब बेची। 3,500 की बोतलें इन्होंने 350 रुपए की शराब पैक करके बेची है, और उसका केस चल रहा है। आप कहोगे तो मैं आपको डिटेल ला के दे दूंगा। आप क्या कहते हैं, शराब एक के साथ एक फ्री? व्यापारियों ने बेची है। आपकी सरकार क्या कर रही थी जब व्यापारी गंदी शराब, चिपर शराब बेच रहे थे? जो बंदा 20 की 5,000 की पीने वाला, आप उसको 300 रुपए इसकी दे रहे थे। क्या कर रही थी आपकी एजेंसियां? बताओ। मैं और मैं आपको रिकॉर्ड ला के दे दूंगा, आप कभी मेरे को बता देना, मैं ला दूंगा भाई। मैं इस चैनल पे, किसी भी चैनल पे बोलता हूँ, मैं जिम्मेवारी के साथ बोलता हूँ। बंदे ने एनसीआर में कैश डाल रखा है उसने, और उसमें 350 ठीक है, रुपए की। ठीक है, ठीक। मैडम, दिल्ली सरकार ने जो भी पॉलिसी लाई, जो भी पॉलिसी है, स्क्रूटनी के लिए एलजी के पास गया। एलजी का सिग्नेचर है, उनका उस पर सिग्नेचर किया हुआ है। फिर सिर्फ केजरीवाल पे उंगली क्यों उठ रहा है? सिर्फ केजरीवाल पे उंगली क्यों? एलजी भी जिम्मेदार है नीति के लिए। और केजरीवाल को 50% दिल्ली की जनता ने चुना है, बीजेपी के सेलेक्टिव लोगों ने नहीं चुना, न मीडिया के लोगों ने चुना है। वो इस्तीफा क्यों देंगे? उसमें दोष साबित हुआ है? दोष साबित नहीं हुआ है। कुछ संवैधानिक प्रक्रिया होती है। बीजेपी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूँ, कुछ संवैधानिक प्रक्रिया को पहले स्टडी कर लो, फिर इस्तीफा मांगना। उसके पहले आपका हक नहीं बनता है। ऐसे आप क्या कहना चाह रहे हैं? चंदा दो, धंधा लो। एक शराब में देता है, एक लोगों की जो दवा कंपनी, जो नकली दवाई बेचने वाली कंपनियों से 750 करोड़ का चंदा लेके, 750 करोड़ का चंदा लेके, नकली दवाइयों वाली कंपनियों से 750 करोड़ का चंदा लेके जनता की हत्या कराने वाली सरकार, जनता की हत्या कराने वाली सरकार, नकली धंधा दो, चंदा लो। ठीक है, ठीक है। सर्वेश, देखिए, ये जनता बोल रही है कि ये अभी दोष साबित नहीं हुए। वो उनसे पूछो ना, केजरीवाल से, जब शीला दीक्षित के खिलाफ इतनी मोटी फाइल, और करीब यही केजरीवाल जेल में कोर्ट में जाके नितिन गडकरी के खिलाफ माफी मांगा था, जो गलत आरोप लगाए थे, याद है कि नहीं? तो ये इन जनता को भी ये समझना चाहिए कि अगर ऐसी बात हुई है, दोषी नहीं है, तो पहले केजरीवाल ऐसी बातें क्यों बोल रहा था? और ये तो अब मामला कोर्ट में है, तो ये कोर्ट को साबित करना है वो दोषी है या आरोपी है या नहीं है, तो ये कोर्ट बरी करेगा। ठीक है, दिनेश जी आपका जवाब। जी शरद, देखिए बार बार ये बोला जाता है कि एक्साइज पॉलिसी उस पर सिग्नेचर जो थे एलजी के थे। मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ, आज के बाद में ये संशय खत्म हो जाएगा पूरा जड़ से ऐसे कि देखिए, एक तरह से ये इसको आसान भाषा में ऐसे बोले कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो शाहजादे के नाम से मिला या मेरे नाम से मिला, और मैंने अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम उसमें जोड़ दिया, तो उससे मतलब करेक्ट तो नहीं हो ना। सिसोदिया जी जो है पहले ऐसे मंत्री हैं जो मेरे ख्याल से शिक्षा और दारू दोनों के मंत्री, एक्साइज के मंत्री, उनको एलजी से साइन की एक फाइल मिली जिसमें यह था कि एक पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत को ड्राफ्ट करके मिला था। इसमें इन्होंने बिना मिनट से तो
मीटिंग और बिना किसी एजेंडा के तहत जो है मीटिंग बुलाई तुरंत में, अधिकारी उसके लिए तैयार नहीं थे। उसमें अपने तरीके से अमेंडमेंट्स ऐड किए जो कि इलीगल थे। उसका गैर मतलब एक तरह से मतलब गैर हत्या बोले कुछ जो भी था, लेकिन देश के खिलाफ एक तरह से साजिश वाली बातें थी, उसको लाके इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और बाद में जब ये उजागर हुई, चीफ सेक्रेटरी ने उजागर की, उसके बाद में जाकर के इनको तकलीफ का मतलब पता लगा कि भाई आगे जाकर के कहाँ तक कितना गंभीर हो सकता है, तब जाके इन्होंने वापस ली। तब जाकर के बाद में जाकर के पता था, गंभीरता का पता लगा और चीज़ें सारी जाकर के एक लाइन में आती चली गई, तब वापस ले काम किया। क्योंकि अगर ठीक अगर होती तो उसको कंटिन्यू करते ऐसे, तो एलजी का कोई इससे लेना नहीं था। एलजी के पास से जैसी आई थी वो फाइल को चेंज कर दिया गया। एलजी के साइन के बिना इम्प्लीमेंट नहीं होती। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। आप अमेंडमेंट की बात छोड़ो, साइन हुए थे तभी तो हुई ना। आप बात को समझो। अगर आप अरे एक मिनट सुनो, अगर आप कह रहे हो पहले 800 ठेके थे, पहले दिल्ली के अंदर 800 ठेके थे, इन्होंने 400 ठेके करे और उसके बाद जो सरकारी जो अफसर थे उन्होंने काम नहीं करने दिया, पॉलिसी लागू नहीं दी, वो काम हो नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने पॉलिसी वापस ले ली। आप बताइए ना, आपने माइंस को प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिया है, जितने भी जितनी चीजें थी उन्होंने उनको प्राइवेटाइज कर दिया। इन्होंने उस प्रकार से शराब के ठेकों को, जिस प्रकार से जैसे छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ इलीगल शराब बिकती थी, जहरीली शराब बिकती थी, जिससे अंदर लोगों की जाने जाती थी। उन चीजों को खत्म करने के लिए, ब्लैकमेलिंग को खत्म करने के लिए, हरियाणा से स्मगल होने वाली शराब को खत्म करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई। आपको पता है हरियाणा से हजारों करोड़ की शराब स्मगल होकर दिल्ली से आज भी आती है। और जो एक के साथ एक फ्री के साथ अगर आप रेट कंपेयर करोगे, वो हरियाणा के रेट में है। आपको पता ही नहीं, आप यहाँ से लेके अंबाला तक चले जाओ, सारी शराब दिल्ली में बिकती है। हरियाणा में सस्ती शराब है, जरा गुरुग्राम भी जाकर देखेंगे तो रेट्स में आपको खास से अंतर नजर आ जाएंगे। सेठी जी प्लीज। देखिए, शराब नीति को बस मोटे तौर पे समझिए कि केजरीवाल एक शराब नीति लेके आते हैं, उसके बाद एक पे एक दारू जो कभी इतिहास में नहीं हुआ, सस्ती और महंगी हर जगह मिलती है, जो कभी संभव नहीं हुआ आज तक इतिहास में। हमने सुना हो कि एक के साथ एक बोतल फ्री। चलिए कोई बात नहीं, वो भी उन्होंने अपनी पॉलिसी को एडजस्ट करा होगा, लेकिन जब उन्होंने जितने बता रहा हूँ मैं, देखो मुझे सुनो, अगर आप किसी कोई व्यापारी एक के साथ फ्री देता है, ऊपर बेचने पे तुरंत जेल है। भाई साहब एक बात बताओ ना, अगर प्राइवेट ठेके के अंदर अगर शराब का कोई भी स्कीम ले सकता है, फिर वो वापसी क्यों नहीं? ठीक है सेठी, पॉलिसी वापसी क्यों ली? चलिए ये सही थे, मैं इनकी बात को पूरा करता हूँ सरदार जी की। अगर वो पॉलिसी सही थी तो क्यों उनको वापस लिया गया? उन लोगों के बहुत सारे पैसे बेकार हुए जिन्होंने 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ रुपए वहां ठेके के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के भरे थे। कुछ ठेके ऐसे थे दिल्ली में, करीब 30-35 ठेके जो तुरंत खुलते ही बंद हुए थे 15 दिन के अंदर अंदर। क्या कहानी थी? उन लोगों को कितना नुकसान लगा? तो देखिए, इसको मोटे तौर पर समझिए। ये घोटाला क्यों, हम ये नहीं कह रहे हो गया, ये घोटाला क्यों हो सकता है ये समझिए, क्यों तो वो खुली और वो क्यों बंद हुई। तो इसी तरीके से इसके तकनीकी पहलू में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, मोटे तौर पे ये समझना पड़ेगा कि जब खुले, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हुआ, जब ये घोटाला समझ में आया तो तुरंत प्रभाव के साथ ये बंद कर दिए। इसमें कुछ अतिरिक्त समझने की जरूरत नहीं है शाजिया कि इसके हम बहुत गहराई में चले जाए। और तमाम उन लोगों को भी नुकसान हुए, तमाम उन व्यापारियों को नुकसान हुए जिनके 15 दिन के अंदर हुए, तो उनका नुकसान भी किससे हुआ? केंद्र सरकार ने कराया, केंद्र सरकार ने, उन्होंने इस पॉलिसी को चलने नहीं दिया, उन लोगों का धमकी। नहीं सेठी जी, एक सेकंड योगेश जी, नहीं सेठी जी, इसमें क्या लॉजिक है? आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि दिल्ली सरकार ने अपनी नीति को खुद वापस लिया और आप कह रहे हैं केंद्र सरकार ने वापस दिलवाया। वापस लेने के लिए मजबूर करा। कुछ गलत होगा तभी तो, क्यों मजबूर कैसे? अरे एलजी ने, चीफ सेक्रेटरी ने उनका किसी को चलने नहीं दिया। अरे कमाल कर, हाँ कर रही है बिल्कुल। सेठी जी, ये ठीक वैसे है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, और जब घिर गई दिल्ली सरकार तो वापस लेनी पड़ी एक्साइज पॉलिसी। ठीक है, जनता को सुन लेते हैं। मैम 10 सेकंड है जी, मैं आज आपके मीडिया के द्वारा सवाल कर रहा हूँ। ये देखिए, ये कहते हैं, इनके प्रवक्ता बोलते हैं, इनके नेता बोलते हैं 1 रुपया नहीं निकला, ईडी ने छापा मारा और सीबीआई ने छाटा, 1 रुपया नहीं मिला। मैं कहता हूँ केजरीवाल ने क्या अपने विधानसभा में झूठ की क्लास लेता था? ये सबको झूठ पढ़ाना बोलना सिखाता था, और दिल्ली की जनता सब सुन रही है, वर्ल्ड पूरा इनका सुन रहा है कि उनको सब झूठ पढ़ाना, झूठ बोलना ही सिखाया गया है। और जो इन्होंने अपराध किए उन पर पर्दा डालिए आप, और जितना बचाव कर सके बचाव करिए। आप बताइए, ये सवाल मेरा आपसे है कि इनके यहाँ झूठ की क्लास चलती है, झूठ बोलने की क्लास चलती है, क्यों यहाँ जेल के अंदर है, क्यों जमानत नहीं हो पा रही है इनकी? अगर 1 रुपया भी नहीं निकला, कैसे बिगर एविडेंस के सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंदर कर रखा है, काय को जमानतें इनकी ले रही है? जनता के सवाल है ये, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, केजरीवाल ने मान लो करा,
जेल में चले गया, सब हो गया। मीडिया कोर्ट के अंदर सब जुडिस है, यहाँ पे क्या रोज बहस करने की जरूरत है क्या? जब मेटा सब जुडिस है कोर्ट के अंदर, तो यहाँ ट्रायल करने की जरूरत क्या? ठीक है, आपको ऐतराज है कि मीडिया डिस्कशन क्यों करता है? कोई बात नहीं। देखिए, आज भी एलजी की बात कर रहे हैं और बड़ी शर्मसार है दिल्ली की जनता। और जो जनता आज हर एक मुखर आवाज ना बन पाई, तो आज जनता पे भी ठीकरा फोड़ रही है। तो इसलिए जनता ने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है जो जनता के हित के लिए कार्य करे। 9 साल में इनको स्वच्छ पानी की याद नहीं आई, स्वास्थ्य की याद नहीं आई, मोहल्ला करने की याद नहीं। और आज जो बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं इनके मंत्री, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और माननीय सुनीता केजरीवाल जी आज कह रही है आपका बेटा है वो है। तो आज घड़ियालू आंसू बहाने से कोई काम नहीं चलेगा। और जनता का मन जो बना हुआ है और जो आज चुनाव आएगा, चुनाव में इनको एक चीज बता दी जाएगी। और जो मेरे भाई कह रहे थे कि बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अरे भैया 96 करोड़ रुपए आपको भी तो आपके परदिशता है और सुप्रीम कोर्ट फैसला ले रही है और कानून अपना काम कर रहा है, तो घड़ियालू आंसू क्यों बने? और प्रेम शेट्टी भाई अभी कह रहे थे कि एलजी ने ये नहीं करने दे। अरे हमेशा आपने एलजी को टारगेट रखा है, एलजी साइन कर दे, वो जब गलत ना करे, जब सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एलजी के बाहर बैठते थे, हाय एलजी लगने नहीं देता, हाय हाय एलजी। आज एलजी ने तो वो साइन कर दिए, नीति लागू हो गई, तो आज भी एलजी को दोषी कह रहे हैं शराब नीति क्यों बनी? अरे भैया कुछ तो शर्म करो, जनता का ख्याल कर लो। और जनता आपको ऐसा सबक सिखाएगी, आप कहीं टूंढे नहीं पाएगी, झाड़ू बाहर जाएगी। ठीक है, जैद खान जल्दी से इस पर जवाब। मैं कह रहा हूँ जनता की बात कर रहे हैं तो मेरे भाई को बता दूं कि जनता ने इनको 3 बार के लिए मुख्यमंत्री बनाया। अभी लेटेस्ट निगम का चुनाव उसमें भी जिताया और लोकसभा में भी देख लीजिए। अगर ये कुछ नहीं किए होते तो भाजपा को अपने 6 प्रत्याशियों को बदलना नहीं पड़ता, इतना आप जान जाइए। और आप कहेंगे बदलाव के लिए, तो हमने कहाँ भरोसा तोड़ा? 3 बार नहीं, अगर इतने वो थे तो अपने सांसदों का टिकट क्यों काटा? और अगर आप कहेंगे बदलने का मौका तो प्रधानमंत्री भी बदल दो, नए को मौका देना तो प्रधानमंत्री पद के लिए भी नए को। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी में हिमाचल ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है, बीजेपी ने हरियाणा में डिसीजन लेके चीफ मिनिस्टर बदल दिया। भाई बीजेपी की तो ये परिपाटी रही। आपने बोला ना कि अभी अभी रिसेंटली एमसीडी में केजरीवाल ने जीता, क्या आरोप लगाया था बीजेपी के पार्षदों पे कि लेंटर माफिया है। मुझे बता दो, एक भी वो भ्रष्टाचारी पार्षद आज उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने केस दिल्ली के किसी भी कोर्ट में क्यों नहीं दर्ज करवाया? अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो बताओ ना। सबने देखा एमसीडी इलेक्शन में आपने किस तरह से हाय तोबा कर ली थी, मार पीट तक यही बगल में यही किया था आप लोगों ने। जीत क्या आया हुआ है? जनता के वोट से जीत के आया, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया, जनता के वोट से जीत के आया है। उसकी इतनी खौफ है कि 6 सांसदों का आपने टिकट काट दिया है। मैं कह रहा हूँ उसका इतना खौफ है कि दिल्ली में 6 सांसदों का आपने टिकट काट दिया, ये उसका ही खौफ है। ये उस एक आदमी का खौफ है जिसने आपको 4 चुनाव हराया है, वो उसी एक आदमी का खौफ है।